पिछले कल आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक भ्रामक बयान देकर मौजूदा सरकार की कमजोरियों को ढकने की जो कोशिश की है और जो बोला गया है कि माइनिंग विभाग में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। और सरकार की नाकामियां और सरकार के बारे में जो लोगों का मन बन रहा है, जो लोगों का दृष्टिकोण बन रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया। इस सरकार के बारे में पिछले 1 वर्ष के अंदर उपलब्धि के बारे में हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो कोई चर्चा करे। और आज आपको सबको मालूम है, त्रासदी के बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्यास बेसिन के ऊपर जितने भी क्रशर थे उन सब क्रशर्स को बंद कर दिया गया। और उन सब क्रशरों को बंद करने के बाद ये कहा गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कमेटी बिठाई गई, घर की कमेटी बिठाई गई, एक ऐसी कमेटी बिठाई गई जिसमें जितने भी अफसरान हैं वो जिनके एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को लिया गया। और मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं कि जो फैक्ट फाइंडिंग दिए गए हैं इसमें माइनिंग के बारे में, जिसमें कि इनमें केवल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोगों को इसमें रखा है, इसमें माइनिंग का भी एक एक्सपर्ट है उसको लिया गया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन सभी अफसरों से कि ये जो रिपोर्ट दी है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि ये काम किस काम के लिए गए थे और निकाल के क्या लेके आए हैं। जय मैं उदाहरण के तौर पर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने ये बोला है कि बिना वैलिड लीज के 63 क्रशर जो हैं वो चल रहे थे। मैं सुक्खू जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन से 63 क्रशर हैं जो बिना लीज के चल रहे थे। लेकिन जब मैंने सारे फैक्ट्स को पाया तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, जो उसकी कमेटी होती है, उसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो बोला गया कि इसकी जो रिपोर्ट है इसकी वैलिडिटी नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट असेसमेंट के डिवीजन के बारे में जो ऑफिस मेमोरेंडम लगा है उसमें जो स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कमेटी है उसकी जो वैलिडिटी है ये 28/4/2024 तक रहेगी। और लेकिन उसकी डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ कर किया गया है और ये बताया गया है, अब अभी पिछले कल ये बोला गया है कि केवल 50 क्रशर जो हैं वो चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जब आपने 128 क्रशर जो हैं वो बंद किए थे और उन 128 क्रशरों में से 107 क्रशर ऐसे हैं जिन क्रशर्स के जितने भी आपके रूल्स हैं, उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, उसकी माइनिंग लीज है, पीएमटी है, यानी 107 आउट ऑफ 128 उनके सारे कागज पूरे हैं। जब उनके सारे कागज पूरे हैं तो केवल 50 को परमिशन क्यों दी गई? घोटाला तो ये सरकार करने जा रही है। 50 को, उसमें भी 50 में भाई भतीजावाद है, उसमें भी ये देखा गया है कौन किसकी पार्टी का है, उसको अलाउ किया जाएगा। अगर 107 लोगों के पास परमिशन है तो 107 में से हमने 50 को ही क्यों लिया? मेरा ये प्रश्न है इनके आगे कि ऐसा क्यों किया गया। और ये जो मैं कमेटी की बात कर रहा हूं जिसमें ये लिखा गया है कि 28/4/2024 तक इसकी वैलिडिटी है, उसको माना जाएगा, तब सरकार इस प्रकार का गोरख धंधा जो है वो क्यों कर रही है? उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये जो इसके फैक्ट दिए हैं, यानी दी रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, जो कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी है, मुझे उसके ऊपर भी बहुत से प्रश्न जो है वो निकल कर आए हैं, जिससे ये लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से लिप्त है और ये भ्रष्टाचार करके ही जो है वो आगे के समय के आगे जो है वो उन्हीं क्रशरों को देंगे जिन क्रशरों से उनको भ्रष्टाचार होने के स्कोप मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो रिकमेंडेशन है, इस रिकमेंडेशन में जो सी पॉइंट है उस सी पॉइंट पे बोला गया है कि देयर विल बी टेम्परेरी बैन ऑन परमिटिंग न्यू प्रपोज्ड एंड अपकमिंग स्टोन क्रशर इंडस्ट्री इन द स्टेट।
पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कमेटी थी, ये कमेटी तो गई थी ब्यास बेसिन के ऊपर चेक करने के लिए कि ब्यास बेसिन के ऊपर जो क्रशर हैं उनको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो स्टेट की बात कहां से आ गई? तो स्टेट सारी परमिशन जो है वो मिलने के बाद टेम्परेरी बैन क्यों बोला गया है? क्या काय के लिए इसके ऊपर टेम्परेरी बैन है? तो ये जो बातें जो शब्द हैं, ये टेम्परेरी बैन आ गया, स्टेट आ गया, ये ऐसे शब्द हैं जिसके कारण से ये लगता है कि ये जो कमेटी है उसकी मंशा क्रशर चलाने की नहीं है, उसकी मंशा प्रदेश के अंदर और ज्यादा भ्रष्टाचार करने की है। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो सिंगल विंडो मीटिंग करके, यानी मान लीजिए सारे क्रशर जो है वो बंद हो गए, लेकिन लगता है कि क्रशर एक चलाना बड़ा ज्यादा जरूरी है, तो इन्होंने कहा कि उसको सिंगल विंडो से क्लियरेंस ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने बोला है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी की परमिशन के बाद ही कोई क्रशर खुलेगा। उस ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन आता है? उसमें एसडीएम आता है, एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, माइनिंग ऑफिसर आता है, एक्शन पीडब्ल्यूडी आता है, आईपीएच आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आता है, सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर आता है, टूरिज्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इतने लोग जाते हैं, तब उसके बाद क्रशर के लिए वो साइट जो है वो अप्रूव की जाती है। तो जब इतने लोगों की जिम्मेवारी बनती है तो सिंगल विंडो मीटिंग क्यों हो? तो इसका ये भी इनका एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, जिससे ये लगता है कि ये काम करने के गए थे कि ब्यास के किनारे लगे जो क्रशर है उनको चेक किया जाए। लेकिन आप इनका पॉइंट सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, उसमें सभी जगह पे स्ट्रेट आ गया है। तो मुझे बताइए, आप चेक करने के लिए तो 130 क्रशरों को गए थे, 128 को, आप पूरी स्टेट के क्रशरों के ऊपर आप इस प्रकार का दबाव क्यों बना रहे हैं? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो पूछना चाहता हूं कि ये 3 महीने तक जो क्रशर बंद रहे, और इन 3 महीने जो हमारे क्रशर बंद रहे हैं, इन 3 महीनों के क्रशर बंद रहने से 27 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है। अगर जीएसटी, वैट, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेज हैं इन सबको मिलाया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो स्टेट को हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये किस अधिकारी के कारण से हुआ है? कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं? कौन कौन से राजनीतिज्ञ इसमें लिप्त हैं? और मुझे तो यह भी लगता है कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनकी किसी भी राय को कुछ अफसर बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अनएक्सपीरियंस व्यक्ति के होने के कारण से जो भी उनको पढ़ा दिया जाता है वो वैसी ही बात रटकर बोलते हैं, और ये हमारे स्टेट के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं, एक पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जो स्टोन क्रशर्स हैं, उन स्टोन क्रशर्स के बारे में एक हमारा होता है रूल 33। रूल 33 के बारे में होता है कि रूल 33 में आप ये होता है कि कहीं पर भी आपकी कोई नॉन माइनिंग एक्टिविटी चल रही है, नॉन माइनिंग एक्टिविटी का मतलब सड़क बन रही है, तो जब वो सड़क बनेगी तो उस सड़क बनने के लिए वहां पर उसका जो मटेरियल है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो फिर हम उसको कहते हैं प्रयोग करने के लिए कैप्टिव प्लांट जो है वहां पे लगता है। तो ये महाशय जी ने एक ये लिखा है पॉइंट नंबर एफ में, इफ गुड क्वालिटी मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन कैप्टिव प्लांट। कैप्टिव प्लांट की डेफिनेशन ये है कि वहां पर 3 मेंबरी कमेटी जाएगी जो डिसाइड करेगी। क्या डिसाइड करेगी? ये जो कि वहां कैप्टिव प्लांट लगना है। कैप्टिव प्लांट कब लगेगा? जब वहां पे क्वालिटी की चीज मिलेगी। वो जाएगा तहसीलदार, असिस्टेंट इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी और माइनिंग ऑफिसर। ये 3 लोग जाएंगे ये एज पर द रूल 33। और ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि इफ गुड क्वालिटी मटेरियल इज नॉट अवेलेबल ऑन कैप्टिव प्लांट, तो कैप्टिव प्लांट लगा क्यों रहे हैं? यानी आपने कैप्टिव प्लांट लगाना भी है, उसके बाद उसको आपने किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को लाभ देने के लिए उसको साथ जोड़ना है। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इसकी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहां बिल्कुल साथ में एनजी प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है। एनजी प्रोजेक्ट जो है वो रानीताल से नदौन में काम कर रहा है। आपका रूल 33 में यहां अमेंडमेंट की गई है व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए। इस सरकार ने जो बोल रही है जो 100 करोड़ का घोटाला हो गया, उस एनजी प्रोजेक्ट के अंदर जो कैप्टिव स्टोन क्रशर लगा, उस कैप्टिव स्टोन क्रशर के साथ एक ऐसे व्यक्ति की लीज जोड़ दी गई
कि कैप्टिव के लिए जो भी सामान जाएगा वो उस प्लांट से जाएगा, जो कि सरासर गलत है। माइनिंग जो रूल्स हैं हमारे जो बनाए गए हैं उनकी वायलेशन है, और इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ ऐसा। जहां पर आपकी सड़क बनेगी वहीं कैप्टिव प्लांट लगेगा, वहीं से मटेरियल उठाया जाएगा। लेकिन केवल ये मैं पूछना चाहता हूं, ये किसका क्रशर है, किसको ये लाभ देने की कोशिश की गई है। इसलिए ये भ्रष्टाचार खुद करने वाले लोग इस प्रकार के नापशाप बयान दे रहे हैं। और एक बात और जो मैं अभी आपके पंजाब केसरी में इन्होंने लिखा है, ये बड़ा दुख की बात है, ये भी सुनिए। पंजाब केसरी में लिखा है कि जनरेटर से क्रशर चलाया तो लगेगी हैवी पेनल्टी। आपके ध्यान में रहे कि पैरा नंबर 4 कंडीशन नंबर 70, 4 नंबर पैरे पे कंडीशन नंबर 70 के ऊपर देयर इज ए प्रोविजन ऑफ रनिंग स्टोन क्रशर ऑन डीजी सेट। आप डीजी सेट के माध्यम से किसी स्टोन क्रशर को चला सकते हैं, जबकि ऐसा बड़ा कम है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि यानी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि अगर बिजली का नहीं प्रोविजन होगा तो वहां पर हम डीजी सेट चला सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो डीजी सेट पे चलाएगा उस पर हैवी पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि खुद को पता ही नहीं है। जैसे रटा दिया किसी ने वैसा ही बोल दिया। उनको यह पता होना चाहिए कि ये जो स्टोन क्रशर है इसमें एज पर द पैरा नंबर 4 कंडीशन नंबर 70 एक प्रोविजन है, एक व्यवस्था है कि आप डीजी सेट अपने स्टोन क्रशर के ऊपर लगा सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से आपसे यही मैं आपके चैनलों के माध्यम से और जितना प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि 90 दिनों के अंदर जो 100 करोड़ का लॉस हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुख्यमंत्री हैं, जो अफसर हैं, और अगर ये हैं तो इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए ये भी ये खुद डिसाइड करें। और दूसरा, ये इस प्रकार के अमेंडमेंट्स कर रहे हैं माइन एंड मिनरल रूल्स के अंदर, जो जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो ये किन लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है? ये मैं सुक्खू जी से ये पूछना चाहता हूं कि मंडी में एक नेता का क्रशर चल रहा है, उसका कितना बैलेंस है लेने के लिए? उसके बिजली का जो बिल है उसका कितना पैसा वापस लेना है, रॉयल्टी का कितना वापस लेना है? आज की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, विधायक, देखो किस किस के क्रशर हैं और किनके क्रशर जो हैं वो किस समय चलते रहे। जिस समय सबके क्रशर बंद थे, क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का क्रशर बंद हुआ? इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्रशर बंद हुआ? उनके विधायकों के साथ जुड़े हुए क्रशर बंद हुए? और जो मंत्री हैं उनके जो मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं उनके रिश्तेदारों के क्रशर बंद हुए? इसलिए केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इसलिए मेरा यह आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर यह झूठा आरोप लगाया गया है। सीएम साहब इसको सिद्ध करें, नहीं तो जो मानहानि का केस जो है इनके ऊपर दायर किया जाएगा। यह भी मैं बोलना चाहता हूं, या तो माफी मांगेंगे, अगर माफी नहीं मांगनी है तो कोर्ट के लिए भी वो तैयार रहें। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों के अंदर 25 रुपए फुट का जो आपका रेता है वो 90 रुपए फुट गया, बजरी आपकी 3 गुना महंगी हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ये घोटाला नहीं है? ये केवल क्रशरों को बंद करके कुछ क्रशरों को चलाकर 3-3 गुना के जो रेट लिए गए वो किसके लिए किए गए? कौन से दोस्तों को खुश किया गया? ये जैसे बोला जाता है ये यारों की सरकार है, यारों को खुश करने के लिए इस प्रकार की अमेंडमेंट्स जो है वो की जा रही हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि सरकार में शोर मचा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पावर का घोटाला, उसकी जांच कराएं ना सीबीआई से। इसलिए ये जो सरकार है ये केवल लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है। और जो कमेटियां बनी है, जो इन्वायरमेंट की कमेटी बनी है, जो छोटी कमेटियां बनी है, और इसमें केवल उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े क्लोज हैं, उनके जो क्लास फेलोज हैं उनको मेंबर बनाया गया है उसमें। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो बड़े अफसर हैं, इन बड़े अफसरों ने केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने के लिए इस प्रकार के नियमों के अंदर जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और जो इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिसने जो फैक्ट दिए हैं ये सरासर झूठ है। और जो मैंने आरोप लगाए हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि हमें इसका जवाब भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दें, अन्यथा यही माना जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 वर्ष में सबसे बड़ा झूठ जो है वो पिछले कल बोला है। सर, जो खनन का जो ये मुद्दा आया है या जो माइनिंग का ये मुद्दा आया है,
ये क्या लगता है आपको कि क्यों जो है सरकार द्वारा जो है पुरानी सरकार पे आरोप, वैसे तो आपने क्लैरिफिकेशन की है, परंतु इस समय में आपदा का दौर अभी निकला और इस समय में ऐसी बातें उठकर सामने आ रही हैं। जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग पूछते हैं भाई 1500 रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा। महिलाएं पूछती हैं, बोलते हैं गोबर हमने रखा है, गोबर बिकेगा या नहीं बिकेगा। बेरोजगार लाइन में खड़ा बोल रहा है मुझे रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब बातों से बचने के लिए इस प्रकार की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। ये बचकाना बातें जो है ना तो लोगों को पचेंगी, और आने वाले 2024 में लोग इन सारी चीजों का जवाब जो है वो बड़े खुले मंच के साथ देंगे। सर, सीपीएस मुद्दा जो आया है अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जहां पे याचिका लगाई थी सरकार ने, अभी वो रिजेक्ट कर दी गई है। जो सरकार ने, सुक्खू सरकार ने लगाई थी, रिजेक्ट कर दी गई है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सुक्खू सरकार हर कदम पे, हर पीढ़ी पे, हर सीढ़ी पे फेल हुई है। चाहे वो न्यायालय है, चाहे वो प्रशासन का विषय है, चाहे कोई डिसीजंस का विषय है, कहीं पर भी वो पास नहीं हुई है। ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे लगता है इसी पे कंसंट्रेट करो।